नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पांडे आज आपके लिए फ्लूइड मैकेनिक्स का अगला भाग लेके आया हूँ। पहले लेक्चर में प्रेशर, विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके थे। अब इस भाग में हम आगे की चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। देखिए, पहला इसमें टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर फोर्स। इसको आणविक बल बोलते हैं हिंदी में। देखिए, मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? किसी भी पदार्थ के दो अणुओं के बीच में लगने वाला या अणुओं के बीच में लगने वाला बल हमारा क्या होता है? मॉलिक्यूलर फोर्स होता है या आणविक बल होता है। ये नेचर में अट्रैक्टिव होता है हमेशा। मान लीजिए कि कोई एक हमारा ये पदार्थ है, इसके कुछ अणुओं से मिलके ये बना हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि ये अणु एक दूसरे को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। या एक ये पदार्थ है और एक दूसरा और पदार्थ है, तो इसके अणु भी इन अणुओं को क्या करेंगे? आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। तो किन्हीं भी पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल जो होता है मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, और ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब मॉलिक्यूलर फोर्स हमारा दो टाइप का होता है। पहला कोहेसिव फोर्स, दूसरा एडहेसिव फोर्स। इसको हम सहसंजक बल कहते हैं। सहसंजक बल, इसको असंजक बल। देखिए, अब आते हैं हम कोहेसिव फोर्स क्या होता है। किसी एक पदार्थ के बीच, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक पदार्थ है, इस पदार्थ के अणुओं के बीच जो लगने वाला बल होगा उसे बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। मतलब एक जैसे अणुओं के बीच में लगने वाला बल को हम कोहेसिव फोर्स या सहसंजक बल बोलते हैं। अब असंजक बल क्या होता है या एडहेसिव फोर्स क्या होता है? किन्हीं भी दो पदार्थ के या भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच में जो बल लगता है उसे असंजक बल या एडहेसिव फोर्स कहते हैं। अब आते हैं आगे कि ये एडहेसिव फोर्स या मॉलिक्यूलर फोर्स कितनी दूरी पे कार्य करता है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत दूरी पे अगर ये दो पदार्थ हमने बहुत दूर पे रख दिया तो क्या इनके अणुओं के बीच में कोई बल लगेगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इनका कुछ मॉलिक्यूलर रेंज होता है, वो जान लेते हैं। मॉलिक्यूलर रेंज। अब देखिए, मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है? वह अधिकतम डिस्टेंस या दूरी जिसके बीच अणु एक दूसरे के ऊपर आकर्षक बल लगाते हैं उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर रेंज। देखिए, मॉलिक्यूलर रेंज किसी भी मॉलिक्यूलर फोर्स के लिए कितना होगा? 10 एंगस्ट्रॉन, या इसको लिख सकते हैं अप्रॉक्स 10⁻⁹ मीटर। तो ये हम इतने टॉपिक्स जान लिए। अब हम अगले टॉपिक पे अपने बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं सरफेस टेंशन क्या होता है, पृष्ठ तनाव क्या होता है। देखिए, पृष्ठ तनाव किसी भी लिक्विड का वह गुण होता है जिसके द्वारा किसी उस लिक्विड की जो फ्री सरफेस होती है या मुक्त सतह जो होती है, सिकुड़ कर एक मिनिमम क्षेत्रफल घेरने का, मिनिमम एरिया घेरने का प्रयास करती है। तो इसी गुण को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। देखिए, अब जब मिनिमम एरिया कवर करने का प्रयास करती है तो वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के तरह बिहेव करने लग जाती है, या कह सकते हैं स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लग जाती है। तो उसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। देखिए, मैंने एक डेफिनेशन लिख दिया है सरफेस टेंशन का। द्रव की पृष्ठ तनाव या लिक्विड का सरफेस टेंशन द्रव के तल पे, मतलब मान लेते हैं कि ये उसका तल है, कोई लिक्विड कहीं किसी बर्तन में या कहीं पे है, उसका जो फ्री सरफेस है, तो वही चीज़ लिखा है। द्रव का पृष्ठ तनाव द्रव के तल पर खींची गई काल्पनिक रेखा के किसी भी ओर, मान लेते हैं कि हमने एक काल्पनिक रेखा खींच दी है, ऐसे खींची गई काल्पनिक रेखा के किसी भी ओर प्रति एकांक लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करने वाला बल के बराबर होता है। तो इस सरफेस टेंशन क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर वर्किंग फोर्स के बराबर होगा।
अब इसको कह सकते हैं ऐसे, मान लेते हैं इसको टी से, सरफेस टेंशन को टी से शो कर रहे हैं, तो कह सकते हैं F/L फोर्स पर यूनिट लेंथ ही हमारा क्या हो गया, टेंशन। अगर इसी को अगर कहा जाए कि एकांक लंबाई पे, इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें एकांक लंबाई पे, तो अगर L = 1 है तो यहाँ T = हमारा F आ जाएगा। देखिए तो यहाँ से हमको सरफेस टेंशन का फॉर्मूला मिल गया, T = F/m। चलिए अब इसका हम यूनिट निकाल लेते हैं सरफेस टेंशन का, इसे मिटा देते हैं। देखिए यूनिट निकाल लेते हैं सरफेस टेंशन का। फोर्स का क्या होगा, न्यूटन पर मीटर, और डायमेंशन अगर निकालें तो इसका क्या होगा, फोर्स का mL/T⁻², और लेंथ का L। देखेंगे L से L खत्म, क्या बच गया, mT⁻²। तो हमारा इस सरफेस टेंशन का यूनिट और डायमेंशन भी मिल गया। यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर और डायमेंशन mT⁻²। चलिए हमने ये जाना कि सरफेस टेंशन क्या होता है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि क्या होता है। किसी भी द्रव का वह गुण होता है जिसके द्वारा द्रव अपने मुक्त सतह को या फ्री सरफेस को सिकुड़ कर मिनिमम एरिया कवर करने का प्रयास करता है, वही गुण क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन उस द्रव का। और इसको एक और तरह से कहा जा सकता है, द्रव का पृष्ठ तनाव द्रव के तल पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा के लंबवत बल जो कार्य करता है, वो एकांक लंबाई पे जो लंबवत बल कार्य करता है, वो बल सरफेस टेंशन के बराबर होता है। ये कहा गया है इसमें सरफेस टेंशन में। सरफेस टेंशन का यहाँ से हमको फार्मूला मिल गया और यूनिट डायमेंशन भी निकाल लिया। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है कैपिलरिटी। जब आगे के टॉपिक्स पढ़ते हैं, मैंने पहले से यहाँ लिख दिया है ताकि मुझे लिखना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो। चलिए पहला टॉपिक हम इसमें पढ़ते हैं, कैपिलरी ट्यूब क्या होता है। देखिए ऐसा कोई ट्यूब जो दोनों तरफ से ओपन हो, या एक ऐसा ग्लास का ट्यूब जो दोनों तरफ से ओपन हो और जिसका डायमीटर 6 mm से ज़्यादा ना हो, कह सकते हैं कि ग्लास ट्यूब विद बोथ साइड ओपन और इसका डायमीटर क्या हो, 6 mm से ज़्यादा ना हो, तो इस तरह के ट्यूब को हम क्या बोलेंगे, कैपिलरी ट्यूब। अब आगे कैपिलरिटी जानने से पहले कुछ टॉपिक्स हम जान लेते हैं। हम पढ़ लेते हैं कि शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस क्या होता है। अब जैसे देखिए हॉरिजॉन्टल मेनिस्कस पहला हमने लिखा है, कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल। अगर कोई कैपिलरी ट्यूब में कोई ऐसे लिक्विड भर दिया जाए जिसमें एकदम सीधा अगर लिक्विड भरा जाए तो एकदम ऊपर का जो सरफेस मिले, फ्री सरफेस, वो सीधा मिले, तो इस तरह के मेनिस्कस को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मेनिस्कस। अब हॉरिजॉन्टल मेनिस्कस किस में बनता है, कोई चांदी की अगर कैपिलरी ट्यूब लें, उसमें प्योर वाटर भरा जाए तो वो क्या मिलेगा, हमारा हॉरिजॉन्टल मेनिस्कस। अब देखते हैं कनकेव मेनिस्कस। अब कनकेव मेनिस्कस में क्या होता है, अब देखिए ये जो हमारा कनकेव सरफेस है, उसके इस कनकेव सरफेस मिल रहा है यहाँ पे, तो उसको क्या बोलेंगे, कनकेव मेनिस्कस। जो वाटर और ग्लास लिया जाए, ग्लास का ट्यूब हो और किसी वाटर में डिप किया जाए, तो वहाँ पे हमको क्या मिलेगा, कनकेव मेनिस्कस। उसमें जो ये कांटेक्ट एंगल होता है वो 90 से कम होता है, और इस तरह का लिक्विड हमेशा वेटिंग लिक्विड होता है, सरफेस को भिगोने का काम करता है। अगला हम देखेंगे कन्वेक्स मेनिस्कस। अब अगर किसी ग्लास ट्यूब में मरकरी डाल दिया जाए, मरकरी में हमारा कैपिलरी ट्यूब डाला जाए, तो उसमें क्या होगा, हमारा कन्वेक्स मेनिस्कस मिलेगा, और इसमें थीटा की वैल्यू जो होगी
या कांटेक्ट एंगल की वैल्यू जो होगी 90 से ज़्यादा होगी, हमेशा देख सकते हैं यहाँ पे 90 से ज़्यादा है। और ये नॉन वेटिंग लिक्विड इसको बोलते हैं। इस तरह के लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, नॉन वेटिंग लिक्विड। वो सरफेस को भिगोने का काम नहीं करता है। तो ये हमने जान लिया मेनिस्कस कितना किस शेप में होता है लिक्विड का, उसी को मेनिस्कस बोलते हैं। अगला जानते हैं कांटेक्ट एंगल। जो ये कर्व बन रहा है या मेनिस्कस बन रहा है उस पर एक टेंजेंट खींचा जाए, एक टेंजेंट खींचा जाए। देखिए मैंने एक टेंजेंट खींच रखा है, एक टेंजेंट खींचा जाए और उस टेंजेंट और उस कैपिलरी ट्यूब के बीच जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलेंगे, कांटेक्ट एंगल ऑफ कांटेक्ट या कांटेक्ट एंगल। या देखिए जैसे अब इसमें है, इस कन्वेक्स मेनिस्कस में इसका टेंजेंट कहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा। तो अब इस कैपिलरी ट्यूब के सरफेस और वो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। चलिए इतना सब हमने जान लिया। अब आते हैं अपने कि कैपिलरिटी क्या होती है, केशिकात्व क्या होता है। चलिए अभी हमने जाना कि जो कैपिलरी ट्यूब होती है क्या होती है, एक ग्लास की ट्यूब होती है जो बहुत साइड से ओपन होती है, जिसका डायमीटर 6 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी कैपिलरी ट्यूब में किसी भी लिक्विड का चढ़ना या उतरना क्या कहलाता है, इसी फिनोमेना को बोलेंगे कैपिलरिटी या केशिकात्व। राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज नॉन एज कैपिलरिटी। चलिए इतना हमने जान लिया और इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला हमारा क्या है, कैपिलरिटी। अब हम कैपिलरिटी निकालेंगे, फाइंड करेंगे। मान लेते हैं एक हमारा एक कोई बर्तन है, इसमें हमने कोई लिक्विड भर दिया है। अब इस लिक्विड में हम एक कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट करा रहे हैं। कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, जिसका डायमीटर 6 mm से ज़्यादा ना हो। देखिए ये हमारा क्या है, कैपिलरी ट्यूब है। इसमें हमने कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट कराया, इसमें वाटर था तो वाटर क्या बनाएगा, इसे हमारा कुछ मेनिस्कस बना देगा। अब देखिए इस पे हमारा एक टेंजेंट देखा जाए तो कुछ इस तरह से काम कर रहा होगा। तो ये हमारा क्या है, इस पे सरफेस टेंशन लग रहा होगा। कुछ यहाँ पे एक हमारा सरफेस टेंशन इस तरह वर्क कर रहा होगा, ये सिग्मा, ठीक है। सॉरी टी से हमने शो किया था, उसमें इधर एक हमारा सरफेस टेंशन वर्क कर रहा होगा टी, इधर एक हमारा सरफेस टेंशन टी। अब इसके बीच हमारा एक थीटा बन रहा होगा, ये इसके बीच भी हमारा थीटा एंगल बन रहा होगा। तो हमें एक ही शो कर देते हैं, कई बार ना लिख के। यहाँ इसके बीच हमारा क्या बनना, थीटा एंगल। तो जब ये थीटा एंगल बन रहा है हमारा, तो ये भी क्या होगा, हमारा थीटा होगा, ये थीटा होगा। तो इधर को अगर इसका हम कंपोनेंट कर लें दो, तो ये कंपोनेंट बन गया, एक इसका इधर का ये कंपोनेंट। इसका अगर हम एक कंपोनेंट करें तो क्या मिलेगा हमको, ये टी कॉस थीटा, इधर भी ये टी कॉस थीटा, और ये क्या होगा हमारा टी साइन थीटा, और ये भी टी साइन थीटा। चलिए देखिए इतना उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। और इसमें जो लिक्विड होगा उसका वेट, इसमें जो लिक्विड भरा है उसका वेट क्या है हमारा, mg डाउनवर्ड काम कर रहा होगा। चलिए अब इतना हमने एक डायग्राम में समझा दिया आपको। अब इस पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं। अब इधर देखिए हमारा क्या है, सरफेस टेंशन का एक कंपोनेंट है टी कॉस थीटा। अब देख सकते हैं जो हमारा सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, लेकिन नीचे हमारा किससे बैलेंस करना है, फोर्स से। तो अगर इसको फोर्स बनाना है तो इसमें हम क्या करेंगे, अब कितने इस सरकमफ्रेंस पे ये हमारा टेंशन लग रहा है, सरफेस टेंशन लग रहा है, तो वो हम ले लेंगे 2 पाई। और मान लेते हैं कैपिलरी ट्यूब का रेडियस कितना है, r है। तो ये हो गया हमारा 2 पाई r, और किसके बराबर हो जाएगा, mg के। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये कॉस थीटा
इंटू 2πr, और mg अगर देखें यहाँ से तो इस वाटर की डेंसिटी मान लेते हैं क्या है, रो है, तो रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वी, वॉल्यूम। अब देखिए सॉल्व रख देते हैं यहाँ पे, मास की जगह पे रो इंटू वी, और ये ग्रेविटी हमारा जी है पहले से ही। अब देखिए, अब वॉल्यूम, अब इसमें क्या सिलिंड्रिकल सरफेस बन रहा है या सिलेंडर बन रहा है कैपिलरी ट्यूब में, तो वॉल्यूम किसका हम रखेंगे, सिलेंडर का रखेंगे। तो यहाँ से देखें अगर, तो टी कॉस थीटा इंटू 2πr। अब देखिए रो तो है ही, जी तो है, अब वॉल्यूम को लिख सकते हैं हम, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर। जो हाइट हमारा क्या है, नीचे कितना हमारा लिक्विड आया है, इसमें एक जो मेनिस्कस बना है तो मेनिस्कस की हाइट निकालनी थी, तो यहाँ हम मान ले रहे हैं कि कितना नीचे आया है एच, तो इतना ही हम वॉल्यूम ले रहे हैं, इतना के फाइंड कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये हमारा इतना हो गया, तो पाई से हमारा पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, बचा क्या हमारा यहाँ से टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, सॉरी पाई कैंसिल हुआ है, पाई कैंसिल, टी कॉस थीटा या 2t कॉस थीटा इज इक्वल टू रो जी आर एच। तो यहाँ से अगर एच फाइंड करें हम, कितना हाइट वो गिरा था उसमें कैपिलरी ट्यूब में, तो एच फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 2t कॉस थीटा और अपॉन रो जी आर। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइट ऑफ कैपिलरिटी निकल गया हमारा। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा।